सभी लोग जुड़ें। खोल के दिखाइए। आज भी कई लोगों ने एडमिशन लिया है और अभी तक आपने देखा कि हमने प्लेटो को समाप्त किया है और प्लेटो पर जितने लेक्चर हुए हैं, जो भी 7-8 हुए होंगे, वह सब लेक्चर अभी भी पेड बैच ऐप में पड़े हुए हैं। जो पेड बैच है ऐप का, उसमें पड़ा हुआ है। चूँकि इसमें कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि वीडियो स्लो चल रही है, कुछ ने कहा कि घूमने लगती है, या तब कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम तो हर में होती है, ऑनलाइन सिस्टम है। इसीलिए जो हमारा नया ऐप सैटरडे या संडे को आ जाएगा प्ले स्टोर पे, हम शेयर कर देंगे आपके पास और आप डाउनलोड कर लेंगे, तो हम सब वीडियो उसमें भी भेज देंगे। यदि ऐप के कारण कोई डिफेक्ट होगा तो उसमें और बेहतर चलेगा, और यदि आपकी मोबाइल में कोई परेशानी होगी तो कोई बात नहीं। हमने प्लेटो का अध्ययन किया और यूनानी राजनीतिक व्यवस्था पर पूरा प्रभाव डाला, यानी प्रकाश डाला। और हमने कहा कि यूनानी नगर राज्य के 2 महान चिंतक हैं, जिनमें प्लेटो और अरस्तु हैं। जब मैं अरस्तु को समाप्त कर लूंगा तो इस पर 20 सवाल लिखूंगा। अभी जब तक वीडियो आप में है, आप वीडियो देख रहे हैं, तब तक मैं पीडीएफ नहीं दे रहा। जब मैं वीडियो को डिलीट करूंगा तभी पीडीएफ दूंगा। इसलिए अभी आप चाहें तो वीडियो को खूब देख देख करके आप नोट भी कर सकते हैं। तमाम छात्रों को मैंने देखा कि वो पढ़ते रहते हैं, उसमें से नोट करते रहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आप कुर्सी का सहारा लें, मेज का सहारा लें, आप रफ और कलम साथ में लिए रहें या फेयर कॉपी लिए रहें, उसमें नोट कर लें। अभी आपने प्लेटो को पूरा पढ़ा और प्लेटो में अभी जैसे मान लीजिए परीक्षा में कार्ल पापर के बारे में आ गया। इन्होंने, ये आलोचक हैं प्लेटो के, और अगर आप देखें तो इन्होंने 2-3 बातें प्लेटो के बारे में कही। ये पीसीएस और आईएएस स्तर तक की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आवाज सही आ रही है? पीसीएस और आईएएस की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। जैसे पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है, मुझे याद है कि हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था तो उसमें एक सवाल आया था, किसने प्लेटो को मुक्त समाज का दुश्मन ठहराया? इसने प्लेटो को मुक्त समाज का दुश्मन ठहराया। मुक्त समाज यानी फ्री सोसाइटी। तो कार्ल पापर इसके विकल्प के रूप में है कि कार्ल पापर ने प्लेटो को मुक्त समाज का दुश्मन माना। और भी कार्ल पापर की टिप्पणी आपने पढ़ा कि कार्ल पापर ही पहले विचारक हैं जिन्होंने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा। सब पीछे बताएं, प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा। कार्ल पापर ही ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कहा कि प्लेटो यानी विशेषाधिकारों को न्यायपूर्ण कहकर पुकारता है, जबकि हम विशेषाधिकारों के अभाव को ही न्याय कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कार्ल पापर का जो स्टेटमेंट है वो प्लेटो की आलोचना के रूप में प्रसिद्ध है। प्लेटो को मुक्त समाज का दुश्मन माना, प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा, प्लेटो को विशेषाधिकारों यानी न्याय पर जो आधारित व्यवस्था थी उसकी आलोचना किया। तो 3 बातें प्लेटो के बारे में पापर ने कहा है। आप अपने दिमाग में इसको फीड कर लीजिए। जब भी प्लेटो आएगा यानी कार्ल पापर का स्टेटमेंट, आप इस पर चिन्ह लगा देंगे। पूजा राय अगर पढ़ रही हो तो बताएं कोई परेशानी तो नहीं है। कल उन्होंने फोन किया था कि ऐप नहीं खुल रहा है, या पूछा था कि कोई वीडियो नहीं है उसमें। हमने कहा, आया कोई कमेंट है? हमने कहा था कि प्लेटो और अरस्तु प्राचीन काल के और यूनानी नगर राज्य के 2 महान चिंतक हैं, जिसमें अरस्तु प्लेटो के ही परम शिष्य हैं, लेकिन अपने विचारों के कारण जितना परम शिष्य हैं उतने परम विरोधी भी माने जाते हैं। अब हम अरस्तु पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और प्लेटो और अरस्तु को मिलाकर किसी भी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो डीजीटी स्तर की परीक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन स्तर की परीक्षा हो, उसके बीच में तमाम परीक्षाएं आ जाती हैं। इसीलिए प्लेटो अरस्तु के बारे में एक साधारण ज्ञान हो गया
तो फिर सदैव के लिए समस्या का समाधान हो जाता है। अब अंतर इतने है कि जो आपको पढ़ाया जाता है, लिखवाया जाता है, प्रश्न सारा उसी में है, लेकिन कभी कभी प्रश्न के उत्तर को लिखते समय एग्जामिनर अपनी तरफ से हिंदी वर्ड का यूज कर देता है, तो लोगों की कभी कभी समझ में कम आता है। इसीलिए हिंदी की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसलिए माना जाता है कि अंग्रेजी भी जान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी सवाल पूछ लिया कि प्लेटो ने समाज को किस रूप में देखा, तो एकदम स्वाभाविक हो गया कि श्रेणीबद्धता। अब उसका एक विकल्प हो गया श्रेणीबद्धता, इसको हायरार्की भी कहते हैं, जैसे प्रशासन होता है। ये देखिए नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, अब ये सब कुछ ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, शासक वर्ग है, तो ये एक श्रेणी है। और श्रेणीबद्ध का मतलब कि श्रेणी में बंधा हुआ है और इसी से बंध करके काम करता है। तो अब इसी चीज का जब हमें कॉन्सेप्ट हो जाता है तो हम समय और परिस्थितियों के अनुसार उसका उत्तर आसानी के साथ निकाल लेते हैं। आइए अब एक महान विचारक और राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु के संदर्भ में चर्चा करते हैं। अभी हम धीरे चल रहे हैं क्योंकि रोज एडमिशन हो रहे हैं। 384 बीसी से 322 बीसी, यानी 384 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। तो अगर आप देखें तो इतने महान व्यक्ति बहुत कम समय तक जिए। अगर देखा जाए तो 62 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु एथेंस से बाहर वैसिलिस नामक शहर में हुआ, यानी एथेंस में नहीं हुआ था, एथेंस से बाहर हुआ था। आप कह सकते हैं कि जहां दार्शनिक राजनीति के जनक प्लेटो हैं, वहीं वैज्ञानिक राजनीति के जनक अरस्तु माने जाते हैं। जो दार्शनिक है वह आदर्शवादी है, इसीलिए कभी अगर आदर्शवादी राजनीति विज्ञान का जनक मान पूछा जाए तब भी प्लेटो पर चिन्ह लग जाता है। और जो वैज्ञानिक है वो यथार्थ है, इसलिए कभी यथार्थवादी राजनीति का जनक पूछा जाए तब भी अरस्तु लग जाता है। तो आप देख रहे हैं विज्ञान का विलोम दर्शन, यथार्थ का विलोम आदर्श, तो एक तरीके से अरस्तु का विलोम प्लेटो हो गए हैं। क्योंकि विचारों के आधार पर लोग एक दूसरे के विरोधी होते हैं बड़े स्तर पर, कार्य के आधार पर नहीं। जैसे अभी आपने देखा कि कंगना रनौत का ऑफिस बीएमसी ने तोड़ा, तो इसे गंदी राजनीति कहा जाएगा, क्योंकि हमारे आपके बीच लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बदले की भावना का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस ऑफ रिवेंज इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में बदले की भावना का कोई स्थान नहीं है। अब प्लेटो को दार्शनिक राजनीति का जनक क्यों कहा गया? प्लेटो को दार्शनिक राजनीति का मतलब है दो चीजें हैं, एक राजनीति शास्त्र और दूसरा नीति शास्त्र। यानी प्लेटो पाश्चात्य जगत का पहला विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में कोई अंतर नहीं किया, दोनों को एक माना, राजनीति और दर्शन को एक ही रूप में देखा, अतः दार्शनिक राजनीति का जनक बना। लेकिन प्लेटो अरस्तु पहले विचारक होंगे जो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करेंगे और राजनीति का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना गया, राजनीति शास्त्र का जनक माना गया। अरस्तु ऐसे महान विद्वान हैं जो न केवल राजनीति शास्त्र के पिता या राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, बल्कि प्राचीन काल में जीव शास्त्र यानी जीव विज्ञान को भी क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादित किया, इसलिए जीव विज्ञान के भी जनक हैं। और प्लेटो की अकादमी में इतिहास के प्रोफेसर थे, इसलिए इतिहास पर भी उनका व्यापक ज्ञान था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले राजनीति शास्त्र में अतीत का वर्णन किया जाता था, जो घटनाएं घट गई, और अतीत का वर्णन ही इतिहास है, इसलिए इतिहास के भी प्रोफेसर हैं। तो ये सब ऐसे महान विद्वान हैं जो किसी विषय के परिचय के मोहताज नहीं हैं। इसीलिए न केवल पॉलिटिकल साइंस में बल्कि प्लेटो और अरस्तु यानी सामान्य अध्ययन की विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। बीएड, टीटी, सुपर टीटी, तमाम परीक्षाएं होती हैं, उसमें तक पूछ लिए जाते हैं। एसएससी पॉलिटिक्स किसकी रचना है,
राजनीति शब्द का प्रयोग किसने किया, ये सब वनडे तक की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप जब यानी सामान्य ज्ञान दिग्दर्शिका या उपकार गाइड टाइप की आती हैं, जब उसको आप लेंगे खोलेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा रहता है। तो आइए इनकी जीवनी का अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो के परम शिष्य और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व एथेंस से 200 मील बाहर यानी दूर मकदूनिया के स्टेगिरा नामक प्रांत में हुआ था। मकदूनिया को कुछ किताब मेसिडोनिया भी लिख देती हैं। 200 एथेंस यानी इनका जन्म एथेंस में नहीं हुआ था, बल्कि एथेंस से 200 मील दूर यानी 200 मील बाहर स्टेगिरा में हुआ था। और इनके पिता का नाम, और ये जो स्टेगिरा था ये एक प्रकार से यूनान का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब है कि पूर्णतया स्वतंत्र नहीं था, यूनान के अधीन था, लेकिन शासक यहां अलग था। जैसे कभी चीन के अधीन सिंगापुर हुआ करता था, हांगकांग हुआ करता था। आज भी चीन ने जब उसकी पूरी स्वायत्तता खत्म किया तो हांगकांग में चीन के विरोध में आंदोलन चल रहे हैं। और ये जो मकदूनिया था यानी मेसिडोनिया था, यहाँ का जो राजा था, यहाँ राजतंत्र था, कोई लोकतंत्र नहीं था, छोटा था। यहाँ का जो राजा था उसका नाम अमितांश द्वितीय था। उस समय जब उसके पिता थे तो अमितांश द्वितीय था यहाँ का शासक। और ये जो अमितांश द्वितीय था ये सिकंदर महान का दादा था, यानी पापा का पापा था। इसीलिए अरस्तु को सिकंदर महान का गुरु होने का अवसर मिला। यानी सिकंदर महान के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर महान कौन था? सिकंदर महान अमितांश द्वितीय का पोता था। अमितांश द्वितीय मेसिडोनिया या मकदूनिया नामक प्रांत के राजा थे और अरस्तु के पिता इन्हें अमितांश द्वितीय के दरबार में राजवैद्य थे। अब राजवैद्य का मतलब राजा का वैद्य, तो स्वाभाविक है कि राज दरबार में उन्हें मकान में आवास मिला रहा होगा। बीमारी का कोई निश्चित समय नहीं है पढ़ाई की तरह, बीमारी 24 घंटे में कभी भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ उसे 24 घंटे उपस्थित रहना होता था तो वह एक प्रकार से सपरिवार वहाँ पे रहता था। यानी स्वाभाविक है कि अरस्तु भी अपने पिताजी के साथ उसी राज दरबार में ही रहते थे। और चूंकि अरस्तु के पिता निकोमेक्स, अरस्तु के पिता का नाम था निकोमेक्स, और जो निकोमेक्स थे राजवैद्य थे। अब राजवैद्य होने का मतलब है कि जीव विज्ञान से संबंध होगा, डॉक्टर का संबंध जीव विज्ञान से है, ऑपरेशन करना, दवा देना। और आप ये भी जानिए कि जो जीव होता है वो सावयवी होता है, जो जीव होता है वो सावयवी होता है। और सावयवी का मतलब है कि अंगी और अंग का संबंध। जीव जो है वो सावयवी होता है और इसका अर्थ होता है अंगी और अंग का संबंध। और अंग का महत्व अंगी के लिए है। इसीलिए प्लेटो की तरह अरस्तु ने भी सावयवी सिद्धांत में विश्वास किया और राज्य और व्यक्ति के बीच इसी संबंध को स्वीकार किया। और बचपन से ही, जैसे डॉक्टर का लड़का होता है, 4 साल 5 साल का लड़का भी छोटी मोटी दवा देने लगता है देखते देखते। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बचपन से ही अरस्तु का झुकाव जीव शास्त्र की ओर, जीव विज्ञान की ओर हुआ। इसीलिए कभी कभी माना भी जाता है कि प्राचीन काल में जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो माना जाता है कि अरस्तु माने जाते हैं। और जो जीव होता है वो सावयवी होता है। हम आप भी जीव हैं, सावयवी हैं। सावयवी का मतलब अंग और अंगी का संबंध, हाथ पैर कान नाक मुंह ये सब अंग है, पूरा शरीर अंगी है। अब हाथ को काट कर फेंक दिया जाए, शरीर से अलग कर दिया जाए तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वैसे राज्य और व्यक्ति के बीच सावयवी संबंध है। अगर व्यक्ति को राज्य से बाहर कर दिया जाए तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसी आधार पर अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने का भी प्रयास करते हैं। अब एक तरीके से राजवैद्य का लड़का था, राज दरबार में भी रहता था। और अरस्तु बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का था। अरस्तु बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र था। अब अगर बच्चा पढ़ने लिखने में तेज होता है तो हर माँ बाप की यह इच्छा होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
और शिक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि स्कूल कैसा है और शिक्षक कैसा है। इसीलिए बच्चा पढ़ने में तेज होता है तो माता पिता अच्छे विश्वविद्यालय में, अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराने का प्रयास करते हैं। तो यानी अरस्तु भी बचपन से बड़ी तीक्ष्ण विद्वत का था। उसे बचपन से ही अरस्तु को लोग मानते थे कि ज्ञान का देवदूत है। यानी जैसे देवता सर्वज्ञ ज्ञानी होते हैं, वैसे अरस्तु भी ज्ञान का देवदूत है। अब उस समय जब प्रवेश लेने की बारी आई तो कहीं कोई विश्वविद्यालय अच्छा लगा नहीं। और हमने आपको पीछे बताया है कि 384 ईसा पूर्व प्लेटो ने अपनी अकादमी कहाँ खोला था? एथेंस में स्थापित किया था। और इसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, यूरोप का पहला विश्वविद्यालय। और चूंकि प्लेटो दार्शनिक हैं और प्लेटो खुद इसके शिक्षक भी हुआ करते थे, इसीलिए इस अकादमी में मुख्यतः दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जीएन सिंह आईएएस एकेडमी में ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस और जीएस पीसीएस का सेकंड पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाता हूँ। इसी के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ। यही पढ़ने के लिए लोग हमारे पास आते हैं। अन्य विषय हमारे यहाँ कभी चले नहीं। लेकिन इस बार एक इतिहास पढ़ाने के लिए गजेंद्र शुक्ल आपके सामने उपस्थित हैं। आप यूट्यूब वगैरह पर भी पढ़िए। निहायत ईमानदार, विद्वान, मेहनती, छात्र के प्रति समर्पित जेआरएफ स्टूडेंट हैं। और इतिहास में उन्हें न केवल अच्छा ज्ञान है, बल्कि मैं तो उनका समर्पण देख देख करके कभी कभी मैं हैरान रह जाता हूं कि आपके लिए इतने प्रश्नों का संग्रह करना, मेहनत करना, उसको टाइप करवाना, सारी पुस्तकों से आए हुए प्रश्नों को इकट्ठा करना, अकूत मेहनत कर रहे हैं। मैं तो उतना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जितना पढ़ा के लिखवा दूंगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन बड़े समर्पित अध्यापक हैं। ये भी सौभाग्य होता है कि अच्छे अध्यापक मिल जाएं, एक साथ मिल जाएं तो एक सेट बन जाता है, उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। जैसे कभी कोई टेस्ट सीरीज बनी तो इकट्ठा चली गई। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि जो अरस्तु थे उनका दर्शन शास्त्र की तरफ कोई झुकाव नहीं था, क्योंकि अरस्तु एक ऐसे वातावरण में पैदा हुए थे, एक ऐसे माहौल में रहे थे। पिता डॉक्टर था तो उनका प्रारंभ से ही दृष्टिकोण एक प्रकार से यथार्थवादी हो गया था। और दर्शन आदर्श है, मूल्य है, कल्पना है, स्वप्नलोकीय विचारधारा है, जिसको विचारों और तर्कों से समझा तो जा सकता है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर लाना संभव नहीं है। तो अरस्तु का दर्शन शास्त्र से कोई प्रेम नहीं था। यह अकादमी दर्शन शास्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। पाइथागोरस का भी प्रभाव प्लेटो पे था। इसीलिए हमने पीछे कहा भी था कि प्लेटो की अकादमी पर एक बोर्ड लगा था, जिसे गणित और ज्यामिति का ज्ञान ना हो, कृपया वह इस एकेडमी में प्रवेश ना ले। अरस्तु के लिए यह एकेडमी उतनी सुटेबल नहीं थी, लेकिन सबसे अच्छा विश्वविद्यालय होने के कारण 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अकादमी में एडमिशन लिया। लेकिन एडमिशन लेने के बाद उन्होंने कोई दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा, उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया, हिस्ट्री पढ़ा, इतिहास पढ़ा। क्योंकि पहले राजनीति में अतीत का अध्ययन होता था, जो घटनाएं घट गई थी, जो बातें बीत गई थी, वो राजनीति के रूप में इतिहास में पढ़ाया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि अरस्तु बहुत तेज मस्तिष्क का था। इसीलिए, और प्लेटो की भी शादी विवाह नहीं हुआ था, अकेले रहते थे अपना हॉस्टल में, तो अरस्तु भी उनके काफी करीब हो गए। और करीब होने का ये परिणाम हुआ कि प्लेटो के परम शिष्य बन गए। अब प्लेटो इन्हें बहुत मानने लगे और इनको उन्होंने बहुत हाईलाइट भी किया। और प्लेटो ने यहां तक कह दिया कि जो अरस्तु है वो अकादमी का मस्तिष्क है। यानी एक प्रकार से अरस्तु इज ए हेड ऑफ एकेडमी। अब इससे बड़ी उपाधि क्या दिया जा सकता था? अकादमी का मस्तिष्क कहा, तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहा, और ज्ञान के देवदूत के रूप में अरस्तु को देखा ही जाता था। ऐसी परिस्थितियों में प्लेटो के काफी करीब हो गए अरस्तु। और यहां तक हमने पहले भी बताया है, प्लेटो ने जब अपनी अंतिम पुस्तक लाज लिखा था तो अरस्तु इनके साथ ही थे। यही कारण है कि अरस्तु पर इस पुस्तक का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि अरस्तु प्रारंभ से ही कानून के राज्य या विधि के शासन के समर्थक हो गए। इसीलिए विधि का शासन, संविधानवाद, संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार, ये सारी अवधारणाएं अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो अरस्तु के नाम के साथ जुड़ी हुई मानी जाती हैं।
अरस्तु ने हिस्ट्री की शिक्षा लिया और पढ़ने में काफ़ी तेज थे, इसलिए जब उनका शिक्षा पूरा हुआ तो उसी अकादमी में वह यानी प्लेटो के द्वारा इतिहास के प्राध्यापक बन गए, यानी प्रोफेसर बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए शुरू में, बाद में प्रोफेसर हो जाएंगे। इतिहास के प्राध्यापक बन गए। अब स्वाभाविक है कि जो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, स्वाभाविक है कि जो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है वो अरस्तु को दे दिया गया, उसे अरस्तु ने संभाला। और जब कोई प्रोफेसर हो जाएगा, हमारे ही तमाम छात्र पढ़े लिखे तमाम प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, डीएम तक हैं, हाई स्कूल इंटर के तो मास्टर की गिनती ही नहीं है, उंगली पे गिनना संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब हो सकता है कि हमारे और उनके बीच विचारों में भिन्नता हो सकता है तमाम हमसे भी मेधावी हो गए हों, तमाम हमसे भी ज़्यादा विद्वान हो गए हों, क्योंकि इसका कोई दावा नहीं कर सकता, और ना भी हो गए हो तो उनकी अपनी एक विचारधारा हो सकती है, मेरी उसके बाद भी एक विचारधारा हो सकती है। हो सकता है कि तमाम बिंदुओं पर हमारे और उनके विचारों में टकराव भी हो जाए। ये मानव स्वभाव है, मानव की अपनी परिस्थितियां, अपना अनुभव और वातावरण मिल करके ही उसके विचार का निर्माण करता है। अरस्तु जब अपना विचार देना शुरू किया, अब चूंकि अरस्तु का दृष्टिकोण बचपन से ही यथार्थवादी था, जब अरस्तु ने अपना विचार देना शुरू किया, अब प्लेटो का विचार आदर्शवादी था। और आप स्वाभाविक है कि जब आप यथार्थवादी बातें कहेंगे तो आदर्शवादी बातों की धज्जियां उड़ेंगी। तो जब उन्होंने अपना यथार्थ सामने रखा तो प्लेटो के आदर्शों की धज्जियां उड़ने लगी। और स्वाभाविक है, रियल चीज सबको अच्छी लगती है। तो ऐसी स्थिति में उनको बड़ा गुस्सा भी आया। जैसे हम किसी छात्र को बहुत मानते हों और वो हमारे ही विचारों की धज्जियां उड़ाने लगे, तो मनुष्य तो हम भी हैं, ब्रह्मा नहीं है कि आप चाहे जो कुछ कर देंगे या कह देंगे हम ऐसे सुनते जाएंगे। अध्यापक का मतलब है कि हमारा दिल भी और हमारी सोच भी एक सामान्य मनुष्य के रूप में ही है, इसलिए आप हम पर कुठाराघात करेंगे तो हमको भी गुस्सा आएगा। ऐसी परिस्थितियों में जब प्लेटो के विचारों की धज्जियां उड़ने लगी तो प्लेटो एक दिन क्रोधित हुए और उन्होंने एक स्टेटमेंट तक भी दे डाला। प्लेटो ने कहा, अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है, अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी मां का दूध पी लेने के बाद उसी को लात मार देता है, लात मार देता है। यानी अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी मां का दूध पी लेने के बाद उसी को लात मार देता है। यानी उसने अपने ऊपर कहा कि मैंने इतना पाला पोसा, उसे आगे बढ़ाया, इतना विद्वान बनाया, आज वो हमारे ही विचारों को खंड खंड करने पर तुला हुआ है। तो स्वाभाविक है कि दोनों में विरोधाभास हो गया और दोनों के चिंतन और विचारों में दरार पड़ गई। और जब दोनों के विचारों और चिंतन में दरार पड़ गई तो अरस्तु ने प्लेटो की अकादमी को छोड़ दिया और वही एथेंस में ही उन्होंने अपनी एक नई अकादमी स्थापित कर लिया जिसका नाम लीसियम था। तो एक प्रकार से यह यूरोप का दूसरा विश्वविद्यालय बना, पहला प्लेटो ने बनाया और दूसरा अरस्तु ने बनाया। इसलिए यह माना जाता है कि जहां प्लेटो के परम शिष्य है अरस्तु, वही विचारों में अरस्तु प्लेटो के परम दुश्मन भी हैं। इसलिए माना जाता है कि अगर प्लेटो उत्तरी ध्रुव हैं तो अरस्तु दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि ध्रुव वह होता है जो आपस में कहीं मिलता नहीं है। आप साइंस के अगर स्टूडेंट होंगे, हम लोग तो हैं फिजिक्स से, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि अगर उसको यानी चुंबक को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी तोड़ दीजिए तो उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बना रहेगा। लेकिन जब चुंबक छोटा हो जाएगा तो उसकी जो धारणशीलता है, उसकी जो पारगम्यता है वह कम हो जाएगी, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक है कि इसलिए माना जाता है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों के विचारों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जैसा अंतर हो गया। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि प्लेटो और अरस्तु के बाद यूरोप में जितने भी राजनीतिक चिंतकों ने जन्म लिया वह सब
या तो प्लेटोवादी हैं या तो अरस्तुवादी। यानी जितने भी राजनीतिक चिंतक आगे चलकर पैदा हुए वह प्लेटोवादी या अरस्तुवादी इसलिए कहा गया कि अगर प्लेटो के विचारों से कोई सहमत हुआ तो निश्चित रूप से अरस्तु का विरोधी बन गया, और अरस्तु के विचारों से कोई सहमत हुआ तो प्लेटो का विरोधी हो गया। इसीलिए आईएएस मुख्य परीक्षा में कभी कभी एक टिप्पणी पूछ ली गई थी और प्रायः पूछ भी ली जाती है कि अब तक जितने राजनीतिक चिंतकों का जन्म हुआ वह या तो प्लूटोनिक हैं या तो अप्लूटोनिक, लेकिन उनमें से कोई भी, यानी फिर से हम बताते हैं, अब तक जितने राजनीतिक चिंतकों ने जन्म लिया वह सभी या तो प्लूटोनिक है या तो प्लूटोनिक विरोधी, लेकिन उनमें से कोई भी अप्लूटोनिक नहीं है। इसका मतलब है कि अब तक जितने भी राजनीतिक चिंतकों ने जन्म लिया है वह या तो प्लेटो के समर्थक हैं या तो प्लेटो के विरोधी, लेकिन कोई ऐसा राजनीतिक चिंतक अब तक पैदा नहीं हुआ जो अप्लूटोनिक हो। अप्लूटोनिक होने का मतलब है कि प्लेटो से संबंध ना हो, अगर वो प्लेटो का विरोधी है तब भी संबंध है। और जैसे आज भारतीय राजनीति को विगत 6-7 सालों से मोदी जी ने ऐसे ब्रह्मफांस में फांस दिया है जिसमें अब जितने भी राजनेता हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं या राजनेता हैं या पूरा देश है, वह सब या तो मोदी समर्थक हैं या तो मोदी विरोधी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मोदी से संबंध ना हो। तो ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो पूरे जन समुदाय को या तो अपना बना लेते हैं या तो अपना विरोधी बना लेते हैं। आज भारतीय राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए कोई भी नेता अगर रैली में भी भाषण करना शुरू करता है तो वह या तो मोदी का नाम लेकर वोट पाना चाहता है या तो मोदी को गाली देकर वोट पाना चाहता है, लेकिन मोदी के बिना वह वोट नहीं पाना चाहता है। उसी तरह से जितने भी पैदा हुए वह या तो प्लूटोनिक हैं या तो प्लूटोनिक विरोधी हैं, लेकिन उसमें से कोई भी अप्लूटोनिक नहीं है। ये आईएएस मुख्य परीक्षा में टिप्पणी के रूप में आया हुआ सवाल है। और अरस्तु की मृत्यु 62 वर्ष की अवस्था में 322 ईसा पूर्व एथेंस के बाहर, हमने पहले बता दिया था, वैसिलिस नगर में हुई थी। अब देखिए, जो अरस्तु हैं, अरस्तु 3 पद्धति में विश्वास करते हैं: आगमन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, और भी हम एक लिख देते हैं, एक बार आईएएस में पूछा गया था जब हम लोग देते थे, सो उद्देश्य मूलक पद्धति, यानी सो उद्देश्य मूलक पद्धति, या तो आगमन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और सो उद्देश्य मूलक पद्धति। राजनीति शास्त्र में पद्धतियों का बड़ा महत्व होता है। पद्धति क्या होती है? ऐसा माना जाता है कि पद्धति अन्वेषण की वह तकनीक है, पद्धति अन्वेषण की वह तकनीक है जिसके माध्यम से किसी विषय के बारे में एक विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी पद्धति अन्वेषण की वह तकनीक है जिसके माध्यम से किसी विषय के बारे में एक विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आगमन पद्धति को मानने वाले लोग विश्लेषणात्मक पद्धति में विश्वास करते हैं। आगमन पद्धति को मानने वाले लोग विश्लेषणात्मक पद्धति में विश्वास करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस। जो विश्लेषणात्मक पद्धति होती है वह एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति होती है, क्योंकि आगमन पद्धति किसको महत्व देती है? विज्ञान को। आगमन पद्धति का मतलब होता है विशेष से, आगमन पद्धति क्या है? विशेष से सामान्य की ओर चलना, विशेष से सामान्य की ओर चलना। सामान्य क्या है? परिणाम। विशेष क्या है? क्रियाकलाप। सामान्य से विशेष की ओर चलना, यानी परिणाम पहले से क्लियर नहीं होता, बाद में क्लियर होता है। ऐतिहासिक पद्धति का मतलब होता है कि जो इतिहास है, अतीत है, उसके माध्यम से किसी विषय पर निर्णय लिया जाए। और तुलनात्मक पद्धति का मतलब है किसी विषय का अध्ययन करते समय अन्य से उसकी तुलना किया जाए, और जब तुलना कर दिया जाता है तब भी वो पद्धति वैज्ञानिक हो जाती है। सो उद्देश्य मूलक का मतलब होता है, यानी सो उद्देश्य मूलक का मतलब होता है कि किसी विषय, यानी किसी विषय का कोई ना कोई, किसी विषय का कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन होता है।
इसीलिए सो उद्देश्य मूलक कम को प्रयोजन मूलक भी कहते हैं। किसी ना किसी विषय का कोई ना कोई उद्देश्य है। जैसे भगवान ने हाथ इतना बड़ा क्यों दिया कि मेहनत करिए, कमाइए और उसके बाद खाइए। भगवान ने आंख आगे क्यों दिया? चाहते तो यहाँ पीछे लगा देते या बगल में इसे लगा देते। क्योंकि हम पैदा होते ही दुनिया में जो कुछ देखते हैं वैसे ही हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। अगर हम पैदा होते आंख पीछे देखते तो किसी की आंख आगे देखते तो खराब लगता। कोई चीज़ अच्छा या खराब नहीं होता, जो हम प्रारंभ से देखते हैं, सुनते हैं, उसी के प्रति हम अपना एक दृष्टिकोण बना लेते हैं और जब उससे भिन्न कोई चीज़ दिखाई पड़ती है तो वह हमें उल्टा लगने लगती है। बस अंतर इतने है। लेकिन भगवान ने आंख आगे क्यों दिया, पीछे क्यों नहीं दिया? इसीलिए दिया कि बीती ताय विसार दे, आगे की सुध ले। अपने भूत के बारे में चिंतित ना हो कि अब तक तुम्हारा क्या हुआ, अब तू अपने भविष्य को देख, आगे की ओर देख, क्योंकि लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। अभी तो तेरे जीवन में सब कुछ पाना बाकी है। अभी तो जो चला गया हो गया, लेकिन जो पाना है उसकी तरफ देख, कहीं पीछे की तरफ देख करके अपना भविष्य ना चौपट कर ले। तो इस आंख का भी एक उद्देश्य है, नाक का उद्देश्य है, आंख का उद्देश्य है, हर विषय का उद्देश्य है। इस संसार में जो कुछ भगवान ने बनाया, प्रकृति ने जो कुछ बनाया, उसका अपना एक उद्देश्य होता है। कोई चीज उद्देश्यहीन नहीं है। इसीलिए पेड़ बने, क्यों बने? आपको ऑक्सीजन दे। आज आप देख रहे हैं कोरोना सबसे बड़ा अटैक ऑक्सीजन पर ही करता है। 92 से ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे आप जाएंगे। तो प्रकृति भी एक उद्देश्य के लिए है। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी पर अनावश्यक छेड़खानी करते हैं, उसके मूल उद्देश्यों पर हम प्रहार करते हैं, तो वह हमें कहीं ना कहीं नष्ट करने का प्रयास भी करता है। अरस्तु चूंकि वैज्ञानिक पद्धति में विश्वास करते हैं, इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति को अनुभव मूलक पद्धति भी कहा जाता है। इसीलिए अगर कभी आए कि अरस्तु अनुभव मूलक पद्धति के समर्थक है तो आप कहेंगे हाँ, तो वैज्ञानिक पद्धति अनुभव मूलक पद्धति इसके भी समर्थक है। अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग किया। यानी अगर परीक्षा में आए कि राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो प्रयोग तो सब करते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज का विश्लेषण करता है उसी के नाम के साथ जुड़ जाता है। तो राजनीति का वैज्ञानिक विश्लेषण अरस्तु ने किया, इसलिए यह शब्द अरस्तु के नाम से जुड़ा। इसी को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक बनी और अरस्तु ने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया। और अरस्तु ने कहा कि पॉलिटिक्स ग्रीक शब्द पोलिस से निकला है। पॉलिटिक्स ग्रीक शब्द पोलिस से निकला है, जिसका अर्थ है नगर राज्य, जिसका अर्थ है नगर राज्य। और इसकी परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो नगर राज्य है, नगर राज्य के अंदर होने वाली संपूर्ण गतिविधि को राजनीति कहते हैं। वैसे भी राज्य के अंदर जितनी गतिविधियां होती हैं, जितना क्रियाकलाप होता है, सब राजनीति है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों माना गया? अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानने के पीछे कुछ कारण है। नंबर 1, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करना। नंबर 2, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना। नंबर 3, अनुभव मूलक व आगमन पद्धति में विश्वास। नंबर 4, क्रमबद्धता में विश्वास। तो ये सारे गुणों के कारण उन्होंने राजनीति का जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया, उसके लिए उन्हें राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में स्वीकार किया गया। ये है अरस्तु की जीवनी। बस इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं डाटा ज़्यादा खाता है ये। तो अब सैटरडे संडे में दूसरा ऐप आ जाएगा, सारी वीडियो उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो आपसे पूछेंगे क्या पोजीशन है, और पोजीशन अच्छी ही रहेगी, क्योंकि हम थोड़ा भी बता देते हैं कि ऐप दूसरा बनवा रहे हैं तो तमाम लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कभी साहब में कुछ है ये नहीं ना, अब लाइए नया ऐप आए तब हम पढ़ाई शुरू करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डिफेक्ट है